वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी टिप्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सकेवेशन को डिस्कस करेंगे। तो एक्सकेवेशन के लिए जो एडनॉक का स्टैंडर्ड है वो है HSE-OS-ST-15। तो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशंस यानी एक्सकेवेशन की टाइप्स कितनी होती हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे कि सॉइल कितनी टाइप्स की होती है। फिर हम एक्सकेवेशन के लिए जो प्रोटेक्शन मेथड यूज़ किए जाते हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक्सकेवेशन के काम में कौन कौन से हैज़र्ड्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर हम कंट्रोल मेजर्स डिस्कस करेंगे कि उन हैज़र्ड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सकेवेशन क्या चीज़ है। तो एक्सकेवेशन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो यही है कि हम कोई भी ज़मीन में जो गड्ढा खोदते हैं तो उसको हम एक्सकेवेशन कहते हैं। अ मैन मेड कट कैविटी ट्रेंच और डिप्रेशन इन अर्थ सरफेस फाउंड बाय अर्थ रिमूवल इररिस्पेक्टिव ऑफ डेप्थ। तो जो एक्टिविटीज़ जिनको हम एक्सकेवेशन में इंक्लूड कर सकते हैं वो होती हैं जैसे ऑल टाइप ऑफ डिगिंग्स है, इंक्लूडिंग डिचेज, शाफ्ट्स, वेल्स एंड ट्रेंचिंग और ट्रेंच फिलिंग। ग्रेडिंग आ जाता है, टनलिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग। तो ये जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हैं ये सारी की सारी एक्सकेवेशंस में आती हैं। तो एक्सकेवेशन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होता है मैनुअल एक्सकेवेशन और दूसरा होता है मैकेनिकल एक्सकेवेशन। तो जो मैनुअल एक्सकेवेशन है, अर्थ रिमूवल बाय पर्सन्स, यानी मैनुअली जो बंदे हैं वो अपने हाथों से जो है वो अर्थ रिमूव करते हैं, वो गड़ा अपने हाथों से खोदते हैं, एक्सकेवेशन अपने हाथों से करते हैं। तो जो मैकेनिकल एक्सकेवेशन है, अर्थ रिमूवल बाय इक्विपमेंट, जेसीबी, एक्सकेवेटर एक्सेट्रा। तो इसमें हम मैकेनिकल एड यूज़ करते हैं, जैसे जेसीबी हो गया, एक्सकेवेटर हो गया, तो वो मैकेनिकल एक्सकेवेशन में आ जाता है। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल की कि सॉइल की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे जो पहली टाइप है वो है टाइप ए सॉइल। तो टाइप ए सॉइल जो है वो कोहेसिव सॉइल होती है, यानी कोहेसिव वो सॉइल जो आपस में जिसके ज़रात जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं। विद एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 टन पर स्क्वायर फीट और ग्रेटर। तो इसकी जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 1.5 टन या उससे ज़्यादा होती है। ये जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एज पर ओशा प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर सॉइल टू फेल अंडर कंप्रेशन, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर वो इतना बर्दाश्त कर सकती है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है क्ले, सिल्टी क्ले, सैंडी क्ले, क्ले लोम एंड इन सम केसेस सिल्टी क्ले लोम एंड सैंडी क्ले लोम। तो देखते हैं कि जो टाइप बी सॉइल है, तो जो टाइप बी सॉइल है वो भी कोहेसिव सॉइल होती है विद एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 0.5 पर स्क्वायर फीट एंड लेस देन 1.5 पर स्क्वायर फीट, यानी कि 0.5 से ऊपर और 1.5 जो स्क्वायर फीट है उससे कम इसकी स्ट्रेंथ होती है, जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं जैसे एंगुलर ग्रेवल है, सिल्ट लोम है, प्रीवियसली डिस्टर्ब सॉइल, यानी कि जहाँ पे पहले कोई एक्सकेवेशन वगैरह की गई है जिस सॉइल को दोबारा बैकफिल किया गया है, तो वो भी टाइप बी सॉइल में आती है। तो फिर आ जाती है टाइप सी सॉइल। तो जो टाइप सी सॉइल होती है वो सबसे वीक होती वो भी कोहेसिव सॉइल्स है, लेकिन वो अनकन्फाइंड जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका है वो 0.5 टन पर स्क्वायर फीट या उससे लेस देन होता है। तो जो उसकी एग्जांपल्स हैं वो है ग्रेनुलर सॉइल्स सच एज ग्रेवल, सैंड एंड लूमी सैंड, सबमर्ज्ड सॉइल, सॉइल फ्रॉम विच वाटर इज फ्रीली सीपिंग एंड सबमर्ज्ड रॉक दैट इज़ नॉट स्टेबल। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है वो टाइप ए सॉइल की होती है, फिर उससे कम टाइप बी है, और फिर जो सबसे वीक जो सबसे कमज़ोर सॉइल होती है वो सॉइल सी होती है। तो अभी हम देखते हैं कि एक्सकेवेशन प्रोटेक्शन मेथड कौन कौन से हैं। जो एक्सकेवेशन है हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सकेवेशन की जो साइड्स हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, इसलिए हमें उसके लिए मुख्तलिफ प्रोटेक्शन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जो उसकी साइड है वो सिक्योर रहें और वो कोलैप्स ना करें। तो सबसे पहले जो मेथड यूज़ किया जाता है वो स्लोपिंग की जाती है। तो जो साइड्स होती हैं उनमें स्लोप बना दिया जाता है ख़ास एंगल के ऊपर, ताकि जो साइड्स हैं वो कोलैप्स नहीं करें। अगर एक्सकेवेशन जो है वो लेस दैन 6.9 मीटर या 20 फीट से कम है तो जो स्लोप है वो बेस करता है सॉइल टाइप के ऊपर। तो देखते हैं कि कौन सी सॉइल के ऊपर हम कितना स्लोप बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेबल रॉक आ जाती है। तो स्टेबल रॉक क्योंकि मजबूत होती है उसमें कोलैप्स के चांसेस कम होते हैं, तो उसमें हम 90 डिग्री तक स्लोप बना सकते हैं। फिर उसके बाद टाइप ए सॉइल आ जाती है। तो टाइप ए सॉइल में हम 53 डिग्री तक स्लोप बना सकते हैं। फिर टाइप बी आ जाती है, क्योंकि टाइप बी जो है वो थोड़ी लेस वो स्ट्रॉन्ग होती है टाइप ए से, तो उसमें जो स्लोप है हम मैक्सिमम 45 डिग्री तक रख सकते हैं। फिर टाइप सी आ जाती है जो सबसे वीक सॉइल होती है। तो टाइप सी में हम 34 डिग्री तक स्लोप बना सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है बेंचिंग। तो बेंचिंग क्या है कि जो साइड्स होती हैं उसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्टेप्स बना दिए जाते हैं। और ये दो किस्म की होती है, एक सिंपल होती है, एक मल्टीपल होती है।
सिंपल में सिर्फ एक ही स्टेप बनाया जाता है और उसके बाद साइड पे स्लोप बना दिया जाता है। जबकि जो मल्टीपल होती है, अगर सॉइल ज़्यादा वीक है, उसमें गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो फिर उसमें मल्टीपल स्टेप्स बना दिए जाते हैं ताकि सॉइल कोलैप्स ना करे। फिर आखिर में जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है शोरिंग। शोरिंग इज़ द प्रोविजन ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रेंच फेसेस यूज टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सॉइल, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, रोडवेज एंड फाउंडेशंस। तो जो शोरिंग है वो इसलिए यूज़ की जाती है ताकि जो एक्सकवेशन या सॉइल है उसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको गिरने से रोका जा सके। जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं या साइड में जो रोड्स वगैरह हैं या किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम शोरिंग यूज़ करते हैं। तो जो शोरिंग है वो उसके लिए हम दो टाइप की शोरिंग करते हैं। एक में टिम्बर यूज़ किया जाता है और एक में एल्यूमिनियम हाइड्रोलिक जो है वो यूज़ किया जाता है, जो जिसकी एल्यूमिनियम या मेटल की शीट्स वगैरह यूज़ करके जो साइड्स होती हैं एक्सकवेशन की, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे एक्सकवेशन प्री रिक्विजिट्स कि एक्सकवेशन करने के लिए जो मैंडेटरी नेसेसरी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी आपके पास होनी चाहिए। तो सर्विस लोकेशन ड्राइंग शैल बी आइडेंटिफाइड एंड थॉरोली एग्जामिन्ड। तो जो अंडरग्राउंड सर्विसेज हैं उनकी जो ड्राइंग है वो होनी चाहिए। फिर एडनॉक ग्रुप अप्रूव्ड केबल अवॉइडेंस टूल, जिसमें आपका मेटल डिटेक्टर, केबल डिटेक्टर आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी आप एक्सकवेशन करते हैं तो सबसे पहले उस एरिया का स्कैन किया जाता है। तो जो टूल्स आप यूज़ करते हैं वो एडनॉक से अप्रूव होने चाहिए और पूरे एरिया के अंदर पहले आपने स्कैनिंग करनी है और उसके बाद आप एक्सकवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो डॉक्यूमेंटेड वर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, जो पहले एडनॉक में PTW था, अभी उसको WMS बना दिया गया है। तो एन एक्सकवेशन रिस्क असेसमेंट एंड एप्लीकेबल कंट्रोल मेजर्स आर अंडरटेकन थ्रू द कंप्लीशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेड वर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक्सकवेशन का वर्क कैरी आउट करने से पहले एज़ पर जो उनका वर्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसके मुताबिक आपके पास उसका रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। एक्सकवेशन एंड अर्थ वर्क आर सिस्टमेटिकली प्लान, अप्रोप्रिएट वर्क मेथड्स एंड प्रोसीजर आर इन प्लेस। तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए काम की और जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी मेथड्स हैं अप्रोप्रिएट, वो मौजूद होना चाहिए। परमिट टू वर्क सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सकवेशन दैट कंप्लाइज विद रिक्वायरमेंट ऑफ एडनॉक ग्रुप। तो परमिट चाहिए, परमिट के बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो एज़ पर एडनॉक रिक्वायरमेंट और परमिट रिक्वायरमेंट आपने काम करना है। नो एक्सकवेशन शैल टेक प्लेस विदाउट अप्रूवल ऑफ एरिया अथॉरिटी और हिज अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो जब तक एरिया अथॉरिटी आपके परमिट को अप्रूव नहीं करता तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। फिर देखते हैं कि हाजर्स कौन कौन से एसोसिएटेड होते हैं विद एक्सकवेशन वर्क। तो जब आप एक्सकवेशन का काम करते हैं तो उसमें कौन कौन से ख़तरे हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले है कॉन्टैक्ट विद अंडरग्राउंड सर्विसेज एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस। तो जहाँ पे आपने एक्सकवेशन करनी है वहाँ पे अंडरग्राउंड सर्विसेज हो सकती हैं, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल लाइंस हो सकती हैं, टेलीकॉम की हो सकती हैं, वाटर लाइन हो सकती है, गैस लाइन हो सकती है। तो उनके साथ भी कॉन्टैक्ट हो सकता है, तो वो एक ख़तरा है। कोलैप्स ऑफ एक्सकवेशन साइड्स। तो जो एक्सकवेशन की साइड्स हैं अगर वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं की गई हैं तो वो भी गिर सकती हैं। मटेरियल इंक्लूडिंग स्पॉइल फॉलिंग ऑन टू पीपल वर्किंग इन द एक्सकवेशन। तो जो आपने सॉइल एक्सकवेशन से निकाली है अगर वो एज के ऊपर रखी हुई है तो वो भी नीचे गिर सकती है एक्सकवेशन के अंदर। पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन टू द एक्सकवेशन। तो जो बंदे साइड पे काम कर रहे हैं या जो कुछ आपने कोई अपना टूल्स इक्विपमेंट एक्सकवेशन के एज पे रखे हुए हैं तो वो भी गिर सकते हैं उसके अंदर। पीपल बीइंग स्ट्रक बाय मोबाइल एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट। तो अगर आप मैकेनिकल एक्सकवेशन कर रहे हैं तो प्रॉपरली आप वहाँ पे जो प्रोसीजर है उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो जो मैकेनिकल आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी बंदे को चोट लग सकती है। द इनसेटेबिलिटी ऑफ एनी एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर काज बाय द एक्सकवेशन। तो जहाँ पे आप एक्सकवेशन कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, कुछ और चीज़ है नज़दीक, तो उसकी जो फाउंडेशन है वो भी इंस्टेबल हो सकती है और वो भी गिर सकती है। प्रेजेंस ऑफ और पॉसिबल इन रश ऑफ वाटर और अदर लिक्विड। तो जहाँ पे आप एक्सकवेशन कर रहे हैं वहाँ पे नीचे पानी आ सकता है, हो सकता है नीचे कोई अंडरग्राउंड अगर वाटर टेबल जो है उस जगह का हाई है, जैसे कि आप अबू धाबी के एरिया में अगर एक्सकवेशन करते हैं तो वो विदिन 1 मीटर आपको नीचे से पानी आ जाता है ज़मीन के, तो अंदर से भी पानी आ सकता है और अगर बाहर से बारिश हो रही है तो वो पानी भी उसके अंदर जा सकता है। अंडरमाइनिंग एडजेसेंट प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर। तो जो करीब में कोई स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉपर्टीज़ है, तो उसकी भी जो फाउंडेशंस हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। स्पेसिफिक हाजर्ड एसोसिएटेड विद कॉन्फाइंड स्पेस। तो क्योंकि अगर एक्सकवेशन आपकी डीप है
1.2 मीटर से ज़्यादा है और आप हैज़र्डियस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर हैज़र्ड्स होते हैं वो सारे के सारे आप वहाँ पे फेस कर सकते हैं। एस्फिक्सिएशन फ्रॉम टॉक्सिक गैस, तो जो टॉक्सिक गैस है उससे भी आप बेहोश हो सकते हैं वहाँ पे। एक्सपोजर टू हैज़र्डियस सब्सटेंसेस, कंटामिनेटेड ग्राउंड, तो नीचे जहाँ पे आपने एक्सकवेशन किया हो सकता है वहाँ पे नीचे कोई हैज़र्डियस सब्सटेंसेस हो, कोई कंटामिनेटेड ग्राउंड हो, तो उसका भी एक्सपोजर हो सकता है। वाटर इनग्रेस, यानी कि अगर बाहर से जो कोई वाटर, बारिश से या कोई और पानी है तो वो भी उसके अंदर। तो बात करेंगे कंट्रोल मेजर्स के बारे में कि कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हमें लेने चाहिए एक्सकवेशन का काम स्टार्ट करने से पहले। तो जनरल कंसिडरेशंस जो हैं वो क्या क्या हैं कि काम स्टार्ट करने से पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि जो भी बंदे इस काम में इन्वॉल्व हैं वो जो हैज़र्ड्स जो उसमें वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको वो एक्सपोज्ड हो रहे हैं, वो उनसे अवेयर होने चाहिए। और अगर वहाँ पे कोई एमरजेंसी हो जाती है तो उनको पता होना चाहिए कि हमें एमरजेंसी में क्या करना है। यानी कि काम स्टार्ट करने से पहले आपने टीबीटी करनी है, जिसमें वर्कर को अवेयरनेस देनी है काम के हैज़र्ड्स के मतलब। उसके बाद आपने जो ग्राउंड सेटेबिलिटी है उसको असेस करना है, जिसमें जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वाटर है, जो ग्राउंड की कंडीशंस है उसको आपने असेस करना है। फिर प्रेजेंस ऑफ लूज पॉकेट्स इन व्हाट इज़ अदरवाइज फर्म स्टेबल ग्राउंड, तो जो वैसे आपको फर्म और स्टेबल ग्राउंड नज़र आता है तो बाज़ दफ़ा उसमें कुछ ऐसी जगह होती हैं जो वैसी नहीं होती जैसी वो दिख रही होती हैं, तो वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो जो एडजेसेंट, जैसे कि कोई बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, जो ट्रैफिक का वेट है जो वहाँ पे पास से गुजर रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जहाँ पे आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने उससे पहले कंसिडर करनी है। तो मेथड ऑफ एक्सकेवेशन जो है और जो स्टेजेस ऑफ एक्सकेवेशन हैं उसको भी आपने देखना है कि आप किस चीज़ से एक्सकेवेशन करेंगे, वेदर इट विल बी मैनुअल एक्सकेवेशन और मैकेनिकल एक्सकेवेशन। तो फिर आपने उस लिहाज से जो मेजर्स हैं वो आपने लेनी है, कंट्रोल मेजर्स। स्टेजेस जो एट विच टिम्बरिंग और शीट पाइलिंग शेल बी प्लेस्ड इन एक्सकेवेशन, तो आपने ये पहले डिसाइड करना है कि कौन से स्टेज के ऊपर जाके आपको किस किस्म की प्रोटेक्शन चाहिए। अमाउंट ऑफ रूम विच विल बी नीडेड फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग मटेरियल इन द कोर्स ऑफ वर्क, तो आपको कितनी स्पेस चाहिए उसके अंदर मटेरियल लेके जाने के लिए और वहाँ से मटेरियल निकालने के लिए, ये चीज़ें सब आपने पहले चेक करनी है। नेचर ऑफ एनी एडजेसेंट वर्क्स एंड द पोटेंशियल इम्पैक्ट्स, आपने ये देखना है कि जहाँ पे आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे पास में कोई और काम तो नहीं चल रहा। अगर वहाँ पे कोई और काम को हो रहा है तो उसके जो आपका एक्सकेवेशन का वर्क है उस पर कितने इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, या जो एक्सकेवेशन आप कर रहे हैं उसका उसके काम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नियरनेस ऑफ एनी बिल्डिंग आर रोड्स एंड वेट ऑफ ट्रैफिक, एक्सेस टू एंड एग्रेस फ्रॉम द एक्सकेवेशन, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप एक्सकेवेशन के अंदर काम करने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर जाने का रास्ता और उससे बाहर जो आने का रास्ता है, ये चीज़ें आपने पहले मेक श्योर करनी है। एमरजेंसी एवैक्यूएशन फ्रॉम द एक्सकेवेशन, तो इन केस ऑफ एमरजेंसी आपने कहाँ से एवैक्यूएट करना है, उसके लिए प्रॉपर एक्सेस होनी चाहिए। अरेंजमेंट्स फॉर टेम्पररी साइट शेल्टर्स एट लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सकेवेशन इन ओपन एरियाज़, तो जैसा कि आप एडनॉक के कॉरिडोर्स वगैरह में काम करते हैं जो एक लॉन्ग एक्सकेवेशंस होती हैं, कई किलोमीटर के ऊपर होती हैं, तो वहाँ पे टेम्पररी शेल्टर्स के प्रोविजंस होने चाहिए जहाँ पे वर्कर्स रेस्ट ले सकें। रिक्वायरमेंट फॉर गैस टेस्टिंग प्रोग्राम, तो जहाँ पे कोई हैज़ार्डियस एरिया वगैरह है, जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैस है या जो डेप्थ है एक्सकेवेशन की जहाँ पे 1.2 मीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपने ये देखना है कि वहाँ पे आपको गैस टेस्टिंग का कैसे इस्तेमाल करना है। वेदर एनी मटीरियल और लाइकली टू बी स्टैग नियर बाय, तो अगर आपने कोई उसके पास जहाँ पे एक्सकेवेशन है उसका एज है नज़दीक कोई मटेरियल स्टैग करना है, तो उसमें ये चीज़ें देखनी है कि वो कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए और जो ग्राउंड है उसकी कितनी सेटेबिलिटी है। पोटेंशियल फॉर वाटर टू रन इनटू द एक्सकेवेशन फ्रॉम द सरफेस, तो आपने ये देखना है कि जो बारिश का पानी है या अगर कहीं एक्सीडेंटली कोई पाइपलाइन बाहर फट जाती है तो वो एक्सकेवेशन में वो पानी तो नहीं जाएगा। फिर आपने एक्सकेवेशन इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट देखनी है कि जो इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे एक्सकेवेशन के लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नो परमिशन फॉर एम्प्लॉइज़ वर्किंग नियर ऑपरेटिंग एक्सकेवेशन इक्विपमेंट विच प्लेस देम इन डेंजर ऑफ बीइंग स्ट्रक बाय द मूविंग इक्विपमेंट, तो किसी भी वर्कर को आपने अलाउड नहीं करना कि वो किसी इक्विपमेंट के पास जाके काम करे, उसके रेडियस में जाके काम करे जहाँ से वो इक्विपमेंट से हिट हो सकता हो। सिलेक्शन ऑफ एक्सकेवेशन इक्विपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबिलिटी फॉर द प्लांट ऑपरेशंस एंड एक्सपेक्टेड साइट कंडीशंस, तो जो साइट की कंडीशंस होती हैं आप जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो आपने उस कंडीशंस के हिसाब से चूज़ करना है। जैसे कि अगर इक्विपमेंट कोई हज़ार्डियस एरिया के अंदर जाके काम करता है तो जो हज़ार्डियस एरिया की रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे स्पार्क रजिस्टर है, जोन 2 होता है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये उसके साथ होने चाहिए। इक्विपमेंट इंस्पेक्शन हार्ड इक्विपमेंट आल्सो ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो इक्विपमेंट की जो इंस्पेक्शन है सबसे पहले तो एडनॉक से अप्रूव होना चाहिए
फिर डेली बेसिस पे जो ऑपरेटर है वो उसको इंस्पेक्ट करेगा। ऑपरेशन बाय ऑथोराइज्ड पर्सनल ओनली टू ऑपरेट अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। तो जो इक्विपमेंट है उसको वही बंदा यूज़ कर सकता है जो ऑथोराइज्ड है, जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। बैंक्समैन फ्लैगमैन हु नोज ऑपरेशन वेल शेल गाइड द व्हीकल। तो कोई भी जो इक्विपमेंट है, व्हीकल है, उस वो बगैर बैंक्समैन के ऑपरेट नहीं करनी चाहिए। और बैंक्समैन और जो ऑपरेटर है उसके दरमियान में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग ब्लाइंड स्पॉट्स नियर एक्सकवेशन इक्विपमेंट। तो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो भी हाईलाइटेड एरियाज़ हैं ये सारी की सारी ये ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होती हैं? जहाँ पे ड्राइवर जो ऑपरेटर को वो जगह पे अगर बंदा हो तो वो नज़र नहीं आता। तो ये मोस्ट डेंजरस यही होती हैं। यहाँ से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है जो ब्लाइंड स्पॉट्स में खड़े होते हैं और ड्राइवर उनको क्रश कर देता है। ऑपरेटर ऑफ पावर्ड मोबाइल प्लांट कैन ऑफन हैव severely रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी ऑफ ग्राउंड वर्कर्स और नियर बाय पेडेस्ट्रियंस। तो जो ऑपरेटर होता है बाज़ दफ़ा कुछ जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वहाँ पे जो बंदे हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसको नज़र नहीं आते। Two-way system of communication shall be established between mobile plant operator and banksman to stop the operation of the mobile equipment। तो जो बैंक्समैन है उसके दरमियान और जो ऑपरेटर है टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए इक्विपमेंट की मूवमेंट के लिए। द फॉलोइंग प्रोविजंस आर एम्फसाइज्ड फॉर ऑपरेटर एंड बैंक्समैन। फेमिलियरिटी एंड ब्लाइंड स्पॉट्स। तो जो जहाँ पे वो काम करते हैं उस लोकेशन के साथ वो फेमिलियर होने चाहिए, ब्लाइंड स्पॉट्स का उनको पता होना चाहिए। टूल बॉक्स स्टॉक होना चाहिए जिसमें अवेयरनेस देनी चाहिए। हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग वेयर, हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग होना चाहिए ताकि बंदा दूर से तो हम देखेंगे कि जो केबल अवेयरनेस टूल हैं वो जो है, हम जो कोई भी कहीं पे मैकेनिकल एक्सकवेशन करनी है तो वहाँ पे हमें केबल अवेयरनेस टूल जैसे केबल डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर वो यूज़ करने हैं ताकि जो अंडरग्राउंड सर्विसेज हैं, बरीड सर्विसेज हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर लें। तो कहीं पे भी जब आपने कोई पायलट ट्रेंचेस निकालनी है, पायलट ट्रेंचेस वो होती हैं जो बहुत ही नैरो होती हैं, जहाँ पे आपने कोई पाइपलाइन, कोई केबल वगैरह जिसकी मेंटेनेंस इंस्पेक्शन वगैरह करनी है। तो वो करने के लिए जो टॉप लेवल है ग्राउंड, जो टॉप लेवल ग्राउंड पे जो ग्रास है या कोई सब्जियां वगैरह है, कुछ भी है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपने मैकेनिकल एड यूज़ नहीं करनी, उसको मैनुअली करना है रिमूव। तो जो भी सर्फेसेस एक्सपोज हो जाती हैं वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई होनी चाहिए और वो उनके ऊपर किस टाइप की वो सर्विस है, पाइप है, केबल है, क्या उसके अंदर सर्विस गुजर रही है, ये सब कुछ उसके ऊपर आइडेंटिफाई करके लिखा हुआ होना चाहिए। स्कैन एट बोथ साइड्स ऑफ द एक्सकवेशन एंड एट एवरी 5 मीटर अक्रॉस द ट्रेंच वेयर एक्सकवेशन इज़ टू बी ग्रेटर देन 1 मीटर विड्थ। तो अगर जो एक्सकवेशन आप करने जा रहे हैं उसकी जो विड्थ है वो 1 मीटर से ज़्यादा है तो दोनों साइड जो एक्सकवेशन की हैं वो स्कैन करनी चाहिए। पर्सनल क्रॉसिंग पॉइंट्स। तो एक्सकवेशन के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर सूटेबल गैंगवेज, ब्रिज और क्रॉसिंग पॉइंट्स फॉर क्रॉसिंग द एक्सकवेशन आर ओनली परमिटेड एट प्री डिटर्मिनेड पॉइंट्स बाय अप्रूव्ड पर्सन। तो वो जहाँ पे आप जब प्लान करते हैं काम को तो वो ड्राइंग के ऊपर जहाँ पे अप्रूव्ड है उसी जगह पे आपने प्रोवाइड करना है। तो जो गैंगवे है वो उसके साथ गार्ड रेल्स होनी चाहिए, टो बोर्ड होना चाहिए और जहाँ पे सिर्फ आपने पर्सनल एक्सेस के लिए यूज़ करना है वहाँ पे उसकी जो विड्थ है वो 0.46 मीटर होनी चाहिए और जहाँ से आपने मटेरियल भी लेके जाना है और बंदे भी गुजरेंगे तो उसकी जो विड्थ है वो 0.6 मीटर होनी चाहिए। तो प्लेसमेंट ऑफ क्रॉसिंग शैल एनकरेज पर्सनल टू क्रॉस रादर देन अटेम्प्ट टू रन ओवर द अदर प्लेसेस। तो जो गैंगवे या जो क्रॉसिंग पॉइंट, जो ब्रिज आप लगाते हैं तो वो प्रॉपरली अच्छी तरह से सेफ़ होना चाहिए ताकि लोगों को उसको देख के वो इनकरेज हों कि वो वहाँ से ही गुजरें, ना कि वो एक्सकवेशन के ऊपर से छलांग लगा के गुजरें। इन एक्सकवेशन टॉक्सिक, एक्सप्लोसिव और डस्टी एटमॉस्फेयर मे एक्युमुलेट एट द बॉटम ऑफ एन एक्सकवेशन। तो कोई भी जो एक्सकवेशन है, आपको पता है कि जो ज़्यादातर जो गैसेस होती हैं वो हैवी होती हैं हवा से। तो वो क्या होती है कि वो एक्सकवेशन का जो डेप्थ होती है, जहाँ से वो गहरी होती है, वो वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाती हैं। तो जब आप कोई भी सैम्पलिंग करते हैं, जो गैस टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए वो उसकी जो डेप्थ है वहाँ से गैस टेस्ट करना चाहिए, जिसके लिए आप उसके साथ कोई नॉब यूज़ कर सकते हैं ताकि जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो आपके पास आए। एक्सकवेशन डीपर दैन 1.2 मीटर, एक्सकवेशन विद अ विड्थ टू डेप्थ रेशियो ऑफ लेस दैन 2 मीटर। तो अगर 1.2 मीटर से ज़्यादा डीप है एक्सकवेशन तो वो कंसिडर की जाती है कन्फाइंड स्पेस, और अगर जो विड्थ और डेप्थ की रेशियो है वो 2 मीटर से कम आ जाए तो फिर भी उसको कंसिडर किया जाता है कन्फाइंड स्पेस। तो अगर कन्फाइंड स्पेस है तो वहाँ पे आपको रेगुलर गैस टेस्ट चाहिए। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग रिजल्ट शैल बी इन प्लेस। तो आपके पास उसके जो रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स हैं वो होने चाहिए।
मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टेस्ट शेल नॉट बी एक्सीडेड विच इज़ डिसाइडेड बाय एरिया अथॉरिटी। तो गैस टेस्ट आपने कितने टाइम के बाद करना है वो एरिया अथॉरिटी डिसाइड करता है, और आपने उसको एक्सीड नहीं करना है। जितनी लिमिट वो बताएगा उस हिसाब से ही गैस टेस्ट करना है। वर्क शेल बी सस्पेंडेड एंड शेल प्रोसीड ओनली आफ्टर नेसेसरी एडिशनल प्रिकॉशंस इन हज़ार्डियस एटमॉस्फेयर। तो अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ज़्यादा हज़ार्डियस एरिया आ जाता है तो काम वहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा उस वक्त तक जब तक कि आप प्रॉपर जो है वो उस हिसाब से प्रिकॉशंस नहीं लेते। लाइटिंग एंड वार्निंग साइंस। लाइटिंग शैल बी सफिशिएंट टू मिटिगेट द विजिबल हाजर्ड्स एंड एवैक्यूएट इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, जैसे कि आप कोई टनलिंग वगैरह का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए ताकि अगर एमरजेंसी में आप वहाँ से एवैक्यूएट कर सकें। अ मिनिमम ऑफ 200 लक्स शैल बी प्रोवाइडेड। Proper illumination shall be provided in excavation at public areas and permanent public access ways। तो अगर आपकी एक्सकवेशन किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे पब्लिक एरियाज़ हैं तो वहाँ पे उसको प्रॉपरली इल्यूमिनेट करना चाहिए ताकि वो लोगों को हाईलाइट हो जगह नजर आए, ताकि वहाँ से कोई बंदा गिर के ज़ख्मी ना हो जाए। Hazardous substances. Digging may uncover buried substances that have the potential to be hazardous to health। तो आप जहाँ पे एक्सकवेशन करते हैं वहाँ पे नीचे कुछ हज़ार्डियस सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कोई रेडियो एक्टिव कोई ऐसा मवाद है या और कुछ जहरीली चीज़ है जो वहाँ पे पहले से थी, या प्रेजेंस ऑफ वर्मन टू कंसिडर एंड दिस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सेवरल डिसीजेज। तो वहाँ पे जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं उससे भी कई बीमारियाँ फैल सकती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने पहले कंसिडर करनी है। तो बात करेंगे बैरियर्स के लिए कि बैरियर्स की क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे आपको बैरियर्स प्रोवाइड करने हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे एक्सकवेशन कर रहे हैं जहाँ पे जनरल पब्लिक भी है तो वहाँ पे अगर आपकी एक्सकवेशन जो है वो 1.8 मीटर से ज़्यादा डीप है तो वहाँ पे आपने रिजिड यानी कि आपने हार्ड बैरिकेड्स प्रोवाइड करना है ताकि वहाँ पे कोई व्हीकल या कोई बंदा उसके अंदर ना गिर जाए। तो जो एज ऑफ एक्सकवेशन है वो आपने उसको मार्क करना है और वहाँ पे आपने वार्निंग लाइट्स लगानी है ताकि लेस विजिबिलिटी, जैसे कि नाइट में वहाँ पे कोई व्हीकल या बंदा ना गिर जाए। अगर आपकी जो एक्सकवेशन है वो एडनॉक की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, जैसे आप किसी रोड के साथ एक्सकवेशन करते हैं तो उसके लिए फिर आपको ट्रैफिक पुलिस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कोई भी मटेरियल आपने जो आपकी बैरिकेशन है और जो एक्सकवेशन का एज है उसके दरमियान में किसी किस्म का मटेरियल आपने स्टैक नहीं करना है। फिर आ जाती है एक्सेस और एग्रेस। तो अगर आपकी एक्सकवेशन डीप है 1.2 मीटर से तो वहाँ पे आपने प्रॉपर रैंप्स प्रोवाइड करने हैं, लेडर प्रोवाइड करनी है या आप स्टेप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो लेडर आप प्रोवाइड करेंगे एटलीस्ट वो 1 मीटर जो है वो ऊपर से एक्सकवेशन के एज से ऊपर होनी चाहिए ताकि वहाँ पे इजीली बंदा स्टेप ऑफ कर सके। तो जो एमरजेंसी प्रोसीजर है, अगर इन केस वहाँ पे कोई फ्लड आ जाता है तो आपकी जो वर्क फोर्स है, जो वर्किंग क्रू है, उसके साथ आपने एमरजेंसी प्रोसीजर डिस्कस करने हैं टीबीटी में, मॉक ड्रिल में, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी वो अपने आप को सेफली वहाँ से एवैक्यूएट कर सके और वो जो प्रोसीजर है एमरजेंसी के उससे अवेयर होने चाहिए। फिर देखते हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉलिंग एंड डिसलॉजिंग मटेरियल। तो कोई भी मटेरियल है वो एटलीस्ट मिनिमम 1 मीटर अवे होना चाहिए एज ऑफ एक्सकवेशन ताकि वो एक्सकवेशन के अंदर ना गिर जाए। एक्सकवेशन जो है वो किसी भी किस्म की कोई साथ में बिल्डिंग है, कोई बड़ी सर्विसेज हैं, तो किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन है तो आपकी जो एक्सकवेशन है उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरह से उसकी जो फाउंडेशन है वो वीक हो सकती है और गिर सकती है। एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट शैल नॉट बी पार्क क्लोज टू द साइड्स ऑफ एक्सकवेशन टू अवॉइड कोलैप्स। तो जो एक्सकवेशन के लिए आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं आपको पता है कि वो हैवी इक्विपमेंट होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है, तो उसको आपने कभी भी एक्सकवेशन के एज पे पार्क नहीं करना है क्योंकि उससे एक्सकवेशन जो है वो कोलैप्स कर सकती है। सब्सटेंशियल स्टॉप लॉग्स। तो ये जो है ये स्टॉप लॉग है, बैरिकेड शैल बी इंस्टॉल टू प्रिवेंट द इक्विपमेंट फॉलिंग इनटू द एक्सकवेशन। तो ये जो स्टॉप लॉग हैं ये अगर सेफ डिस्टेंस पे आप इंस्टॉल करते हैं तो ये आपका जो इक्विपमेंट है उसको उसके अंदर गिरने से एक्सकवेशन के बचा सकते हैं। फिक्स वार्निंग लाइट्स शैल बी यूज्ड टू मार्क द लिमिट ऑफ द वर्क इफ मैन और व्हीकल्स आर इन वेसिनिटी ऑफ द डॉग। तो वार्निंग लाइट्स होने चाहिए जिससे लोगों को जो अवेयर न हो जाए कि यहाँ पे ख़तरा है और वो उस जगह पे ना जाएं और वो जो एक्सकवेशन है उससे दूर रहें। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने तो कोशिश की है कि एक्सकवेशन की जितनी भी एक्टिविटी है उसको थारोली डिस्कस किया जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।